नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। 22 जनवरी बीत गई। रामलला अपने राम मंदिर में गर्भगृह में प्रतिष्ठापित हो गए। जय श्री राम के नारों से पूरा देश विदेश गुंजायमान हो गया और उसी के साथ अब सवाल उठने लगा है कि अब आगे क्या। जी हाँ, बात एक बार फिर से भारतीय राजनीति की तरफ मुड़ गई है और आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े चाणक्य की, जिनका नाम है नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व जो है सस्पेंस से भरा हुआ है, थ्रिलर से भरा हुआ है और पिछले एक महीने से वो सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं और अपने अगले कदम को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता का विषय बने हुए हैं। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जिनके बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर वो पलटी मारने वाले हैं। तो आज इन कयासों को और बल मिल गया जब पटना में एक कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार अपने मंत्री विजय चौधरी के साथ अचानक बिहार के राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात तकरीबन 40 मिनट चली। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि 5 फरवरी से बिहार का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन इस तरह की चर्चा नीतीश कुमार अकेले भी जाकर राज्यपाल महोदय से कर सकते थे, लेकिन उनके साथ विजय कुमार जो भी थे, विजय चौधरी साहब, जो न सिर्फ वित्त मंत्री हैं बल्कि साथ ही साथ संसदीय कार्यभार भी देखते हैं। इसी को लेकर नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से गर्म हो गई हैं और उसी की वजह से ये वीडियो एक बार हमें फिर से बनाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के बारे में पिछले 2-3 दिन पहले एक चर्चाएं गर्म हो उठी थी जब एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो सकती है, तब उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है और अगर कोई प्रस्ताव ऐसा आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने बिहार में जाकर एक बार कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन उन्हीं अमित शाह के इस बयान के बाद एक बार फिर इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि क्या नीतीश कुमार वापस एक बार फिर एनडीए का दामन थामने वाले हैं। लोकसभा चुनाव क्या वो एनडीए के साथ मिलकर लड़ने का इरादा रखे हुए हैं। जी हाँ, ये चर्चाएं धीरे धीरे, ये सुगबुगाहट हौले हौले चल रही हैं और आज इस सुगबुगाहट को एक बार फिर जोर मिल गया, बल मिल गया जब नीतीश कुमार की मुलाकात राज्यपाल महोदय से हुई है। चर्चाएं ये भी हैं कि पिछले एक हफ्ते से या यूं कहें पिछले एक पखवाड़े से नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। इसका पहला उदाहरण है जो नौकरियां दी गई, उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि ये नीतीश का निश्चय है और उसका ये प्रतिफल है। यानी नीतीश ने जो निश्चय किया था बिहार के युवाओं को रोजगार देने का, वही उनके निश्चय, उसी निश्चय का ये प्रतिफल है, उसी निश्चय का ये रिजल्ट है। उधर आरजेडी इसे तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है उनसे जोड़कर देखती है और उसका कहना है कि तेजस्वी ने जो बिहार की जनता से वादे किए थे वो अब पूरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पटना में जहां पर राबड़ी आवास है और उनके साथ उनके पति लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहते हैं, वहां पर नीतीश की आवाजाही की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारी चर्चाएं ऐसा क्यों है, नीतीश कुमार पे सस्पेंस क्यों बना रहता है, नीतीश कुमार एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह किताब क्यों बने हुए हैं, नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं। मैंने खुद इस पर वीडियो बनाई थी और मैंने पहले वीडियो में कहा भी था कि फिलहाल जो उस वक्त के संकेत थे उससे ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई किसी का न अस्थायी दुश्मन है और न अस्थायी दोस्त होता है। लिहाजा नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटी मारने की चर्चाएं, शंकाएं, आशंकाएं काफी तेज हो गई हैं। इसके पीछे नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का इतिहास भी है। हम उस पर चर्चा करेंगे कि कब कब नीतीश कुमार किधर से किधर गए
और किधर से किधर आए। हम बताते हैं आपको, इससे आपको ये समझ में आएगा कि नीतीश कुमार को लेकर क्यों सस्पेंस बना रहता है, क्यों मकर संक्रांति बीत जाने के बाद भी नीतीश की खिचड़ी क्या पक रही है ये किसी को पता नहीं लग पा रहा है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं और 1994 से लेकर अब तक जो नीतीश कुमार किसके किसके साथ रहे उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको देते हैं और फिर उसके बाद आप ये फैसला करिएगा कि जो ये कयास लग रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आइए मुड़कर देखते हैं नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर है वो किस तरह से कभी लेफ्ट कभी राइट होता रहा। जी हाँ, बात शुरू होती है 1994 से, जब जनता दल का वर्चस्व था बिहार की राजनीति में और लालू प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री थे और बिहार के एक छत्र नेता थे। जी हाँ, जनता दल में उस वक्त नीतीश कुमार भी थे और जॉर्ज फर्नांडिस भी उनके साथ थे। तो 1994 में चूंकि लालू प्रसाद यादव जो सबसे प्रभावशाली नेता थे उस वक्त बिहार के और उनका वर्चस्व था पार्टी में, उनका दबदबा था, उनका बोलबाला था, लिहाजा उनके बढ़ते हुए दबदबे और बोलबाले की वजह से नीतीश कुमार नाखुश थे और उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया और उसका नाम था समता पार्टी। जी हाँ, बाद में ये समता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की जब एनडीए की सरकार बनी केंद्र में तो उसमें साथ में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार ने बखूबी रेल मंत्रालय का काम संभाला भी। रामविलास पासवान भी थे उस वक्त एनडीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। तो मुझे भी उस वक्त जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुए तो मुझे उनको कवर करने का मौका मिला था जब आजमगढ़ से उन्होंने आजमगढ़ के मशहूर शायर और शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी के नाम पर एक ट्रेन शुरुआत की थी, कैफियात एक्सप्रेस, जो कि आजमगढ़ से नई दिल्ली आज भी चलती है। तो उस वक्त मैं आजमगढ़ गया था, उनसे मिला था, उनका इंटरव्यू लिया था। बहरहाल तो एनडीए के साथ नीतीश कुमार की पार्टी या यूं कहें नीतीश कुमार का गठजोड़ जो है वो लंबा चला, लेकिन साल 2013 में जब लोकसभा चुनाव सर पे थे, यानी 2014 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और एनडीए की तरफ से या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी को, जो उस वक्त गुजरात के सीएम हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री का चेहरा पेश करने की कोशिशें शुरू हो गई और बाद में उन्हें लोकसभा के चुनाव समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो नीतीश कुमार को एक झटका सा लगा। नीतीश कुमार की छवि उस वक्त एक सेकुलर नेता टाइप की थी और नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह के जो है उत्तर देश की जो मीडिया में तमाम तरह के उनके बारे में खबरें छपती थीं और ख़ासकर गुजरात दंगों को लेके। तो नीतीश कुमार उससे इतर अपनी छवि उन्होंने बनाई थी और उन्हें ये उम्मीद थी कि एनडीए जो है उन्हें चेहरा पेश करेगा बतौर प्रधानमंत्री या बतौर नेता, उनका नीतीश कुमार का नाम सामने लाएगा। लेकिन बीजेपी में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी थी और बीजेपी एक तरह से मन बना चुकी थी कि अगला प्रधानमंत्री अगर देश का कोई हो सकता है, एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। और नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी ने तमाम बड़े चेहरों को उस समय एक साइड लाइन कर दिया। उसमें सबसे बड़ा नाम लाल कृष्ण आडवाणी का भी था, आपको पता है, उन आडवाणी जी के साथ जिनके साथ नीतीश कुमार ने काम किया था। नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा और नीतीश कुमार ने 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें लगा कि बीजेपी मजबूती से अपना दावा पेश कर सकती है बिहार में, तो उन्होंने उन्हीं लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर लिया और बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। इस लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को हटाकर वो बिहार में कथित तौर पर सत्ता में आए थे। कथित तौर पर मतलब कथित तौर पर जंगल राज को ख़त्म करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव से उन्होंने गठजोड़ कर लिया, महागठबंधन का निर्माण हुआ और महागठबंधन सत्ता में आई। ये गठजोड़ 2 साल चला और 2017 में एक बार फिर से गठबंधन से खटपट होने की वजह से नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया और एनडीए का दामन थाम लिया और बिहार में नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर जो है एक सरकार चलाई बिहार में 5 साल तक। 2022 में एक बार फिर नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया, अंतरात्मा की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उन्होंने एक बार फिर से एनडीए का दामन छोड़ दिया और एक बार फिर से वो आरजेडी के पास वापस लौट आए, लालू प्रसाद यादव के पास और तेजस्वी यादव के पास। और तेजस्वी यादव को एक बार उन्होंने फिर से डिप्टी सीएम बना दिया।
इस बार उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी और उन्होंने ये आरोप भी लगाया था बीजेपी पर इशारा करते हुए कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये था इतिहास नीतीश कुमार का, जिसकी वजह से उन्हें एक सस्पेंस थ्रिलर बुक के तौर पर देखा जाता है, एक सरप्राइज लीडर के तौर पर देखा जा सकता है, एक अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ठोस ऐसे लीडर के रूप में उनकी छवि है बिहार में। अब वो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आरजेडी से उनकी खटपट शुरू हो गई है। इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि पिछले दिनों जो नौकरियां बांटी गईं उसमें जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये बताया गया कि ये नीतीश के निश्चय का प्रतिफल हैं, यानी नीतीश ने जो वादा किया था बिहार के लोगों से रोजगार देने का, नौकरी देने का, वो निश्चय वो अब पूरा कर रहे हैं। उधर जेडीयू तेजस्वी यादव को प्रमोट कर रही थी, इसलिए कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। इसको लेकर एक कारण माना जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में दूरियां बढ़ी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर लालू प्रसाद थोड़ा सा इंडिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब उत्सुकता नहीं दिखाई दे रहे हैं या इसमें नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको भी लेकर नीतीश कुमार थोड़े बहुत नाराज बताए जा रहे थे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से या एक पखवाड़े से राबड़ी आवास पर, जहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों रहते हैं, वहाँ पर उनके आने जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, जिसको लेकर एक बार फिर इस चर्चा को बल मिला है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ आरजेडी की बात। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की आपको पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जो 29 जनवरी को बिहार पहुंचने वाली है। पहले ये बताया गया कि 29 जनवरी को बिहार पहुंचने पर नीतीश कुमार खुद जो है भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी करेंगे, उसका स्वागत करेंगे और उसके बाद 29 तारीख को किशनगंज पहुंचेगी ये यात्रा और 30 तारीख को जो है पूर्णिया में एक पब्लिक जनसभा होगी, उसमें नीतीश कुमार सहित आरजेडी के नेता भी भाग लेंगे। लेकिन इसका जेडीयू के एक नेता की तरफ से, बड़े नेता की तरफ से खंडन आ गया कि नीतीश कुमार किसी भी प्रकार की कोई अगवानी करने वो फिलहाल 29 तारीख को किशनगंज या बिहार के बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं। तो समझा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस से भी उनका जो है उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का डेवलपमेंट हुआ और जिस तरह से उनको जो है चेयरमैन का पद ऑफर नहीं किया गया, उसको लेकर भी वो कांग्रेस से खुश नहीं थे। और कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में इंडिया गठबंधन के को लेकर अपना रवैया दिखाया था, उसको लेकर भी वो खुश नहीं थे। तो लिहाजा ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस से भी अब उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और आपको मालूम है कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू हैं। तो ये तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं, वो क्या करेंगे वो शायद खुद भी नहीं जानते या वही सिर्फ जानते हैं। आज वो राज्यपाल से क्यों मिले और राज्यपाल से मिलने के पीछे क्या वजह थी, 40 मिनट तक राज्यपाल से क्या बातचीत की गई और इस बातचीत के नतीजे क्या होंगे और क्या जो विधानसभा का सत्र आने वाला है वो इस बार बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। 5 फरवरी से बिहार में जो शुरू होगा पटना में। साथ ही साथ नीतीश कुमार 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रहे हैं, जेडीयू की तरफ से मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर के दोनों चेले हैं, नीतीश कुमार भी और लालू प्रसाद यादव भी, दोनों ही समाजवाद की गोद से निकले नेता हैं और कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन तारीफ की बात यह है कि दोनों जो इस समय एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, बिहार में दोनों जयंती जो है कर्पूरी ठाकुर की अलग अलग बनाएंगे। जेडीयू अलग बनाएगा और आरजेडी अलग बनाएगा। हालांकि दोनों पार्टियों का कहना है कि वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि क्या जो पहले ये कहा जा रहा था कि 22 जनवरी को नीतीश कुमार प्राण प्रतिष्ठा के रोज़ कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठा के रोज़ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या 24 जनवरी को इस बात की संभावना है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान करेंगे? सबकी निगाहें पटना की ओर हैं, सबकी निगाहें 24 तारीख की ओर हैं, हमारी भी निगाहें उस ओर लगी हुई हैं। जैसा भी कुछ होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, हम आप तक वो पहुँचाएँगे। तो ये थी कहानी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार किधर जाएंगे, एनडीए में जाएंगे या गठबंधन में बने रहेंगे लोकसभा चुनाव तक? मिस्ट्री कब ख़त्म होगी, जल्दी या कुछ और वक्त लगेगा? तो सारी डेवलपमेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।